आपके हिसाब से इंडिया में कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉमन है? ADHD, autism. Recent stats are showing that 1 in every 8 children have sensory processing disorder. The patient's parents who come to my clinic, उनका काफ़ी बार ये डाउट रहता है कि होम्योपैथी कैसे डेवलपमेंटल डिले रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। होम्योपैथी मेडिसिन क्या करते हैं? जो पार्ट को जिधर इशू है उसको रिपेयर करने का, रीजेन्युएट करने का वर्क वो कर। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा थेरेपीज के बारे में अलॉन्ग विद द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। जो बच्चों का डेवलपमेंट है काफी अच्छा बूस्ट उनको मिला। थेरेपी रियली वर्क्स वंडर्स। कोई सोलो अप्रोच नहीं है इसमें। विद द मेडिसिन, विद द थेरेपी ओनली वी विल बी एबल टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स विद द चाइल्ड। बहुत बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत जिद करता है हर चीज के लिए कि ये सही में कोई तकलीफ है या वो एक बिहेवियर का इशू है। बिहेवियरल टाइम इसको में मुझे कोई चीज तुमने नहीं दी करेक्ट। तो अब मेरे को गुस्सा आ। ये सब चीजों से इतना बच्चा ओवरवेल्म हो गया है कि उसके सेंसरी सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज से मैं बाहर कैसे निकलूं। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा पहला एपिसोड ऑन हीरिंग यंग माइंड्स। कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अक्सर निगलेक्ट हो जाते। मैं हूँ डॉक्टर शैलेश संचेती, MD होम्योपैथ, एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक पुणे। हम स्पेशलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रेन एंड हार्ट कंडीशंस विद होलिस्टिक अप्रोच एंड साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रंस। क्या है ये कंडीशन, क्या करना चाहिए इस कंडीशन में और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, आज जानेंगे इस एपिसोड। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे ऑटिज्म, ADHD, कॉर्पस कैलोजम अर्जेनेसिस, डैंडी वॉकर सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेसिया या कॉर्पस कैलोजम अर्जेनेसिस। जब ऐसा डायग्नोसिस बच्चों के अंदर आता है और माता पिता का तो पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाता है और वो सोचते क्या डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कभी चल सकेगा, बोलेगा, कनेक्ट करेगा? तो मेरा वहां पे सिर्फ एक जवाब होता है, लिमिट पे नहीं पॉसिबिलिटीज पे फोकस कीजिए। और होम्योपैथी सिर्फ एक बच्चे का नहीं पूरे परिवार का सहारा बनता है जो कि होलिस्टिक, साइड इफेक्ट फ्री और एक नई आशा की किरण उजागर करता है। आज हमारे साथ एक वेरी स्पेशल गेस्ट जो सेंसरी इंटीग्रेशन एंड थेरेपी के फील्ड में एक रिनाउंड नाम है, डॉक्टर रश्मित कौर, पीडियाट्रिक्स थेरेपिस्ट एंड फाउंडर ऑफ माई सेंसरी पार्क। डॉक्टर रश्मित बच्चों को डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए मदद करती है थ्रू प्ले बेस्ड हीलिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर डॉक्टर संचेती। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मेरे लिए भी एंड फॉर ऑल द पेरेंट्स टू नो बिकॉज इसका अवेयरनेस काफ़ी कम लोगों को है। बिल्कुल। तो आज हम जानेंगे इन सब कंडीशंस के बारे में। सो डॉक्टर रश्मित, आपके हिसाब से इंडिया में कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉमन है? बच्चों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आजकल सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जैसे ADHD, ऑटिज्म। रिसेंट स्टैट्स आर शोइंग दैट 1 in every 8 children have sensory processing disorder and that is a very high number in India. And apart from that, cerebral palsy भी common है, genetic syndromes are also common. सो डॉक्टर रश्मित, ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिले में वैसे क्या अंतर है? ऑटिज्म इज अ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल डिले में क्या होता है कि यूजुअली फिजिकली बच्चे का डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड होता है या फिर वो टाइम पर नेक होल्डिंग नहीं करता है, टाइम पर सिटिंग नहीं करता है, टाइम पर वॉकिंग नहीं करता है, तो वो डेवलपमेंटल डिले है। वो ज़्यादातर फिजिकल एस्पेक्ट पे फोकस होता है, जहाँ पर फिजिकल एस्पेक्ट में लिमिटेशंस आते हैं, जबकि ऑटिज्म में सोशल एस्पेक्ट्स में लिमिटेशन आते हैं। या जैसे बच्चा टर्न टेकिंग नहीं कर पाता है, दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज नहीं कर पाता है और उसके सेंसरी इश्यूज भी काफी ज्यादा रहते हैं। ओके, सो डॉक्टर रश्मित, आपके हिसाब से नियोनेट्स में ऐसे कौन से साइंस होते हैं जो पेरेंट्स को लाइटली नहीं लेने चाहिए? नियोनेट्स या फिर न्यू बॉर्न्स जिसे हम बोलते हैं, उनके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ये रहेंगे कि अगर बच्चे का क्राई बहुत वीक है, राइट, या जब क्राई वीक होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन इज नॉट रीचिंग, सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ ब्रेन डैमेज एंड आगे जाके CP हो सकता है ऐसे ऐसे केसेस में।
राइट? या फिर अगर कंटिन्यूअसली बच्चा रो रहा है, या फिर बच्चे की बॉडी गर्म लग रही है, या फिर बच्चे के आईबॉल्स ऊपर जा रहे हैं, या फिर उनको कन्वल्जन्स आ रहे हैं, जर्क्स आ रहे हैं, राइट? ये सब छोटे-छोटे साइंस एंड सिम्पटम्स है जो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करने हैं डॉक्टर। या मीन ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा फीड ही नहीं ले रहा है, यस, एब्सोल्युटली, या बच्चा एब्सोल्युटली। अगर रेस्टलेस हो रहा है, एब्सोल्युटली, या फिर बच्चे का कलर चेंज हो रहा है, यस, कि जैसे कि उसको डीऑक्सीजनेशन हो रहा है या फिर उसको जॉन्डिस के साइन दिख रहे हैं। यस, तो इन सिचुएशन में भी उनको मतलब निग्लेक्ट नहीं नेग्लेक्ट करना। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। ओके, तो डॉक्टर रश्मि, आपने एक बात देखी होगी कि पेशेंट्स आपको बताते होंगे कि इसको बर्थ के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिला। हुँ। तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहा कि जिन बच्चों को ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला और उनके डेवलपमेंट पे उसका क्या असर पड़ा? आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा? मेजर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डेवलपमेंट में जब ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है बच्चों को। सो सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन माइट गेट डैमेज्ड, ऐसे होता है, एंड इट डिपेंड्स कि कौन सा साइड ऑफ द ब्रेन, कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज हो रहा है, उस हिसाब से साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं। कभी-कभी ऐसे होता है कि बच्चे के दोनों पैर काम नहीं कर पाते हैं, या फिर पूरी एक साइड ऑफ द बॉडी काम नहीं करती है, या फिर फेस में डिविएशंस आते हैं, एक आई स्लीपी हो जाती है, एक स्माइल एक साइड चले जाती है, डिविएशन ऑफ स्माइल हो जाता है। ऐसे टाइप के अलग-अलग साइंस एंड सिम्पटम्स दिखते हैं बच्चों में। फॉर एग्जांपल शायद हाथ हाथ भी ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ एक हाथ मूव नहीं हो रहा है बच्चे का। सो मेनी वेरिएशंस कैन हैपन। जैसे कि इसमें वो ड्रूलिंग भी दिखता है, कूलिंग भी दिख उनका स्पीच डेवलपमेंट होने के लिए भी इश्यू आता है, कॉग्निशन कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है। डेफिनेट बहुत बार पेरेंट्स ये भी बताते कि अब बच्चा गर्दन ही नहीं पकड़ रहा है, या फिर उसने जो क्राउलिंग करना चाहिए, या फिर एक आई टू आई कांटेक्ट है वो भी मिसिंग रहता है। ट्रू। तो ये आपने भी ऑब्जर्व किया? यस, सो डॉक्टर संचेती, द पेशेंट्स पेरेंट्स हु कम टू माय क्लिनिक, उनका काफ़ी बार ये डाउट रहता है कि होम्योपैथी कैसे डेवलपमेंटल डिले या फिर स्पीच डिले या सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकता है या इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी ये कंप्लेंट्स आपने बताई, भले फिर वो हाइपर एक्टिवनेस की हो, एडीएचडी, ऑटिज्म, या फिर सेंसरी डेवलपमेंटल इशू, स्पीच का इशू है, या चलने फिरने का इशू है, हम्म, या वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट की बात है, नेक होल्डिंग की बात है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि ब्रेन का सर्टन पार्ट अगर खराब हो जाता है, मान लीजिए अगर ब्रोकाज एरिया इम्पैक्ट हो जाएगा तो स्पीच अफेक्ट हो जाएगी, या वेर्निकेज एरिया अफेक्ट हो जाएगा तो इंटेलेक्ट अफेक्ट हो जाएगा, या मान लीजिए कि उसका एमिगैडला या फ्रंटल लोब अफेक्ट हो जाता है तो बच्चे में ऑटिज्म के साइन सिम्टम्स आएंगे, या मान लीजिए पीछे का ऑक्सीपिटल जोन है वहां पे इम्पैक्ट आ जाएगा तो विजन का इम्पैक्ट आ जाएगा, वेगस नर्व या फिर स्मॉल ब्रेन में दिक्कत आ जाएगी, पैटेक्सिक गेट या बॉडी का वीकनेस है, या उसी से कनेक्शन वेगस या ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है तो स्पीच वोकल कॉर्ड का इशू आ सकता है, डिग्लोटेशन निकलने की दिक्कत आती है। तो इस तरीके से जैसे हर ब्रेन के एक पार्ट का जो फिजिकल पार्ट है उसका एक सॉफ्टवेयर यानी कि एक उसका फंक्शन है, अगर पार्ट अफेक्ट होगा तो फंक्शन अफेक्ट होगा, फंक्शन अफेक्ट होगा तो एक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो होम्योपैथी मेडिसिन क्या करते हैं, जो पार्ट को जिधर इशू है उसको रिपेयर करने का, रिजेन्युएट करने का वर्क वो कर। अब जैसे उदाहरण के लिए हमारे साइंस में एक मेडिसिन है जिसका नाम है बराइटा काप, जिसके अंदर लिखा गया है कि डॉर्स मेंटली और फिजिकली दिस मेडिसिन वर्क्स गुड। मतलब मेंटली यानी क्या, उसका इंटेलेक्ट इम्पैक्टेड है, उसका बिहेवियर इम्पैक्ट है, सीधी सी बात है, ब्रेन ही वर्क नहीं कर रहा मतलब बिहेवियर चेंज ही होना है, और फिजिकली का मतलब बॉडी डेवलप ही नहीं हो पा रही जिस हिसाब से वो होनी चाहिए। इस हिसाब से इन होम्योपैथी वी हैव मेनी मेडिसिन्स those who have action specifically on that area which helps that person to get that center activate positively, ताकि फिर उनके फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प हो। अब जैसे ये हो गया ब्रेन से रिलेटेड, अब ब्रेन के स्ट्रक्चर को ठीक कर दिया, फिर उससे फंक्शंस को इम्प्रूव होने को हेल्प हो गई। अब सेम वे में जब यही पेशेंट आपके पास आता है थेरेपी के लिए, तो वो आप जब उनको थेरेपी देते हो तो आप जो उनको इनपुट दे रहे हो है, जैसे
बता रहे हो कि ये एक्टिविटी ऐसा करो। अब अगर उसका वर्निकेज एरिया इफेक्टेड है तो उसको समझ में ही नहीं आएगी, या फिर ब्रोकाज एरिया इम्पैक्टेड है तो वो नहीं बता पाएगा कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। तो इस तरीके से हम दवाई देते हैं तो उनका वो सेंटर एक्टिवेट होता है, जिसमें आपके हेल्प से हम उनका फिजिकल डेवलपमेंट या उनके मसल का स्ट्रेंथनिंग या फिर उनको किस तरीके से उस चीज़ों को ऑपरेट करना है, यानी कि चलना कैसे है, बैठना कैसे है, नेक होल्डिंग कैसे करना है, कोई एक्टिविटी कैसे करना है, इस तरीके से हम होम्योपैथिक का रोल इसमें लेते हैं। ओके, सो बेसिकली फंक्शन का ख्याल थेरेपी से हो सकता है, एंड आप जो बोले स्ट्रक्चर का रिजोल्यूशन है वो होम्योपैथी कर सकता करेक्ट। है। राइट। इसका मतलब क्या, जहाँ पे भी डीऑक्सीजनेशन होके सेरेब्रल पाल्सी हो गया, एट्रोपी हो गया, या डेवलपमेंटल कंडीशन में कॉर्पस कैलोजम जेनेसिस है, जैसे दो ब्रेन कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, देयर होम्योपैथी विल प्ले द रोल। या या जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए, लेकिन उसका जो यूटिलिटी है, देयर द थेरेपी विल स्टार्ट प्लेइंग द रोल। तो दिस विल बी द इंटीग्रेटेड अप्रोच। I will not say that it's a singular or one way approach. It's an integrated approach where the therapy and the homeopathy will go hand in hand to get that outcome. सो आपके हिसाब से व्हाट आर द टेस्ट्स दैट शुड बी डन टू डायग्नोज द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन? वैसे एमआरआई बहुत जरूरी है, लेकिन एमआरआई में भी एक अनुभव है मेरा, इतने साल में काम कर रहा हूँ, तो 3 टेस्ला का एमआरआई होना चाहिए ताकि विजिबिलिटी क्लियर मिलती है, जिसमें आपको कौन से पार्ट पे क्या इशू आया है, डेवलपमेंटल इशू है या फिर असिमेट्री सिमेट्री है ब्रेन की, वो पता चलते हैं। दूसरा मेटाबॉलिक टेस्ट आते हैं, वो करने चाहिए। साथ ही साथ जेनेटिक टेस्टिंग का भी बेनिफिट हमको मिलता है। और एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टॉर्क, जिससे ये पता चलता है कि कुछ इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को अगर वो टॉर्क इन्फेक्शन पॉजिटिव है, वो 3rd मंथ में बच्चों में इम्पैक्ट करता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल अनोमलीज हमने एक्सपीरियंस की है। तो वो टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो टेस्ट बच्चों में हम करते हैं, जिस बच्चे को दिक्कत है उसका, और उनके मदर का भी करते हैं, ताकि क्रॉस वेरीफाई हो सके कि ये जो हमारा डिटेक्शन है वो सही है। और तो ये तो हो गए सारे टेस्ट की बातें, बट अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी है तो आप लाइक अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज सेरेब्रल पॉल्सी अकॉर्डिंग टू यू? यस, अब देखिए सेरेब्रल पाल्सी ये जो कंडीशन है, वैसे तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ आउटकम द पेशेंट विल गेट इफ दे प्रेफर होम्योपैथी फॉर द सेरेब्रल पाल्सी। देखिए सेरेब्रल पाल्सी वैसे तो एक क्लिनिकल कंडीशन है, लेकिन सिर्फ क्लिनिकल कंडीशन के साथ में उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका डेवलपमेंट, उनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हिस्ट्री है मदर की, वो साथ ही साथ आज बच्चे का स्पीच कैसा है, आंखें कैसी है, बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेस है, एज पर द एज हाइट ग्रो हुई है क्या, बॉडी की क्या कंडीशन है, खाने पीने सोने रिस्पॉन्स करने के तरीके, हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं। इन शॉर्ट कि सेरेब्रल पाल्सी भले एक डायग्नोसिस है, साथ ही साथ उस बच्चे का प्रेजेंटिंग कंडीशन हम लेते हैं, जिससे हमें 2 चीजें पता चलती है, ब्रेन टू बॉडी कनेक्शन कैसा है और बॉडी का रिस्पॉन्स से ब्रेन को किस तरीके से कनेक्शन मिल रहा है। राइट राइट। So here a condition है which is called as soul is connected with the body part. Yeah. So which usually in cerebral palsy soul is not connected with the body. एक कॉमन कंडीशन है, मतलब ये है कि बच्चे का ब्रेन कहीं और है और बॉडी कहीं और है, मतलब इट इज नॉट कनेक्टेड। सो देयर होम्योपैथी प्लेज अ रोल with mind, body and soul. With this integral holistic approach we treat a patient, and there we find after having this approach the patients are really responding well to that. No doubt we need to address the causes which causing it, whether it is it's congenital, whether it is a viral, whether it is injury or whether it is a defect, that's there, but associated with that सिंपल सी बात है, हमारा फोन खराब हो गया है तो हम जाके तो यही बोलेंगे ना डिस्प्ले नहीं चल रहा, हम ये तो नहीं ना बोलेंगे कि उसके अंदर का सिस्टम खराब हो गया। तो सेम वे द पेशेंट कम विद अस कि
डॉक्टर साहब ड्रोलिंग हो रही है, हाथ नहीं उठा रहा है, आइज टू आई कांटेक्ट नहीं, इतने साल का हो गया लेकिन मम्मा पापा भी नहीं बोलता है, देयर वी कम टू नो इट इज सेरेब्रल पाल्सी व्हिच इज अफेक्टिंग हिज डेवलपमेंटल कंडीशन. या आई मीन ऐसा तो मैंने एक्चुअली पहले कभी सोचा नहीं कि माइंड बॉडी एंड सोल लाइक इन तीनों का अप्रोच इज अ वेरी यूनिक वे टू ट्रीट दीज किड्स. So is every seizure and epilepsy, Dr. Sancheti? No, see, there are the two types. Mm-hmm. One is called as a absence of seizure, which called as a spittle mal epilepsy. Another is called as a grand mal epilepsy. Now, what is spittle mal or absence of seizure? There the child only jerk like this, or for a fraction of second, 30 seconds probably, they'll stare into the blank Yes. and they'll again regain the consciousness. मतलब थोड़ी देर के लिए बस डिस्कनेक्ट हो जाना और बाद में वापस नॉर्मल पे आना, इसको पेटेंट माल एपिलेप्सी बोलेंगे. और अब बात करते हैं ग्रैंड माल एपिलेप्सी की. ग्रैंड माल यानी कि आपने ये सुना होगा, हाथ पैर टेढ़े हो गए, मुंह से झाग आ गया, आंखें अपवर्ड हो गई, पेशेंट ने कॉन्शियसनेस लूज कर दिया, कभी कभार यूरिन भी पास हो जाता है और बॉडी एकदम बेहोशी की तरह और टाइट हो जाती है. दैट वाज कॉल्ड एज अ ग्रैंड माल एपिलेप्सी. अब ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है. अब इसमें जो मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट है, जो अक्सर मिस होता है ऐसा मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ एपिलेप्सी, कि देखिए एपिलेप्सी ये क्या है, या कन्वल्जन्स या जर्क्स ये क्या है. ये वो कंडीशन है जैसे कि आपके कंप्यूटर ब्रेन में अगर कुछ सर्किट का इशू आ जाता है तो कैसे स्क्रीन ब्लिंक करती है, या फिर कैसे बाहर रोड पे वायर पे अगर कोई झाड़ का ऐसा लगे कैसे स्पार्क होता है, तो वो कंडीशन का प्रेजेंटेशन को एपिलेप्सी ह्यूमन में बोलते हैं. मतलब क्या, तो ब्रेन में कुछ तो इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसको एपिलेप्सी बोलते हैं. I have a question for you, a very interesting one. मतलब अब जैसे बोलते हैं epilepsy, it is not a disease ना, it is a symptom of the disease. तो अभी आप जब होम्योपैथी से epilepsy को ट्रीट करते हो, तो आप epilepsy के अटैक को ट्रीट कर रहे हो या आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को ट्रीट कर रहे हो? जैसे आपने अभी बोला कि आप स्ट्रक्चर, माइंड, सोल, एवरीथिंग एक साथ लेते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा कि ब्रेन को इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है बराबर से, इम्प्रॉपर, उसका प्रेजेंटेशन एपिलेप्सी, राइट. अब सवाल वही हम अगर दूसरे बीमारी पे लेते हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये बीमारी है और उसका सिम्टम फीवर है, तो क्या हम फीवर को दवाई देंगे या डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जो आपने डायग्नोस किया है उसे दवाई देंगे? Makes sense. तो हम डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड को दवाई देंगे, जो आपका डायग्नोसिस है उसको. अगर डेंगू का फीवर है तो डेंगू को देंगे, टाइफाइड का तो टाइफाइड को देंगे, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन फीवर. वैसा ही अगर ब्रेन के अंदर जैसे कॉर्पस कैलोजम जेनेसिस है, या सेरेब्रल पाल्सी है, या कोई बर्थ इंजरी जैसे हाइपोक्सिक इंसल्ट है, जिसके वजह से कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो रहा है, तो वी नीड टू ट्रीट दैट रूट कॉज. लेकिन हो क्या रहा है, हम अक्सर देखते हैं अनुभव से कि पेशेंट्स जब आपके पास भी आते होंगे, हमारे पास भी आते, तो दे कम अप विद द कि डॉक्टर साहब ये गोली चल रही है या ये सिरप चल रहा है, और वो उसके लिए क्यों नहीं उसको फिचाते हैं या उसको जरकाते हैं. लेकिन हमें ये बात देखनी चाहिए कि ये इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, जो कि हम होम्योपैथी में देखते हैं. True. Oh, got it. तो इस तरीके से नीड टू ट्रीट द ब्रेन, नॉट द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट डिसफंक्शनैलिटी, लाइक जो कि एपिलेप्सी. सो मैंने बहुत सारे मेरे बच्चे जो क्लिनिक पर आते हैं, काफी बार उनके ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल्स काफी कम होते हैं. तो आपको लगता है कोई कोरिलेशन है उसका उनके जो प्रेजेंट कंडीशंस है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ग्रोथ हार्मोन एक पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट का हार्मोन है, और अगर हम देखते हैं तो पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी. अब वो मास्टर है क्योंकि उसके अंदर जो सब फंक्शनलिटी करने वाले हार्मोन्स का वो एक तो जनरेट करता है खुद, या फिर जनरेट करने के लिए हेल्प करता है. अगर वही उसमें का एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, वही कम रहेगा, तो सिंपल सा लॉजिक है कि ब्रेन का डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से कम होगा. तो उसी हिसाब से उसके जो मैसेंजर्स है या जो कनेक्टिविटी है
फिर वो सेंसरी हो, मोटर हो, बिहेवियरल हो या फिजिकल डेवलपमेंट की हो, उन सबको वो इम्पैक्ट करे। करेक्ट। अब जैसे एक कंप्यूटर है, वो बड़ा है, तो उसका फंक्शनैलिटी देखिए कितना स्मूथ है। वही एक लैपटॉप है, छोटा है, भले इजी टू कैरी है, लेकिन परफॉर्मेंस डेस्कटॉप वाला वो उतना नहीं दे सकता, बल्कि हालांकि सिचुएशन सेम है, लेकिन फर्क क्या हुआ, साइज छोटी है तो ये जल्दी हिट कर रहा है। अच्छा, सेम वे से ग्रोथ हार्मोन कम है तो उतना लेवल का परफॉर्मेंस नहीं मिलता। जैसे हमारा एक्सपीरियंस ये रहा, बच्चे की एज वाइज उसकी हाइट ही नहीं है, बच्चे की एज वाइज उसका बॉडी डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है सेम। अब उसका अगर ब्रेन ही छोटा रहेगा तो बट ऑब्वियसली सेंटर छोटे रहेंगे, सेंटर छोटे रहेंगे तो वो भी उतना ही परफॉर्म करेंगे जितना उनके पास स्पेस और उनका उनका डेवलपमेंट हुआ है। So yes, definite. There is a role of growth hormone in the developmental condition, whether it is a developmental delay, whether it is an educational process, whether it is a sitting tolerance, whether it is a attention span, or whether it is a intellectual development. करेक्ट। ओके। अब ये भी एक बात होती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट होता है। तो मेरा यह अनुभव रहा कि एक तो जिन बच्चों में मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट है और 3T MRI कर लिया तो उसमें पता चला एम्प्टी सेला सिंड्रोम। अब सवाल ये आया कि एम्प्टी सेला यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड एब्सेंट ही है, तो दैट इज अ कंजेनाइटल एनोमली। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू अफेक्ट द होल life of that person. एब्सोल्यूट। So, growth hormone is one part of that pituitary, but that plays every part in the system. Like फिर वो हार्मोन्स का हो, मसल डेवलपमेंट का हो, बोन डेवलपमेंट का हो, इंसुलिन सिक्रेशन का हो, थायराइड डेवलपमेंट का हो, या फिर आपके बाकी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जनरेट करने वाले हार्मोन को जनरेट करने का क्यों ना हो। सो दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड। नाउ how homeopathy can help, as we know how it cost, as we know we are treating with the holistic way, so we have many patients there। what we did is हमने पहले रिपोर्ट करके लिए कि ग्रोथ हार्मोन का क्या सिचुएशन है, उनका हाइट का, बॉडी का डेवलपमेंट क्या है और उनका डेवलपमेंट किस तरीके से चाह। नाउ आफ्टर गिवन ट्रीटमेंट लाइक 1 year, तो हमने उसको वापस रीएनालाइज किया एंड वी फाइंड वेरी astonishing results. So yes, homeopathy has a that kind of role. या। तो वैसे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा थेरेपीज के बारे में along with the homeopathic treatment। जो बच्चों का डेवलपमेंट है, फिर वो बिहेवियरल हो या फिर फिजिकल डेवलपमेंट हो, काफी अच्छा बूस्ट उनको मिल। राइट। तो अभी आप इसके बारे में और क्या डिटेल मतलब एक्सप्रेस करना चाहेंगी? सो थेरेपी रियली वर्क्स वंडर्स। अब होता क्या है कि जब मेडिसिन एक पुश देती है, थेरेपी उसको और ज़्यादा फास्ट रिकवरी में या फिर फास्ट फंक्शनल एक्टिविटी में हेल्प करता है, राइट। सो अगर कुछ इश्यूज है, फॉर एग्जांपल अगर सेरेब्रल पॉलिसी है या फिर स्पैस्टिसिटी है बच्चे को, अगर मसल्स में बहुत ज़्यादा टाइटनेस है, मेडिसिन से टाइटनेस कम हो जाता है, इमीडिएटली हम उसी कम टाइटनेस वाले स्टेट में बच्चे के साथ एक्सरसाइजेस कराते हैं, उन्हें थेरेपी देते हैं, एंड इवेंचुअली विथ मेडिसिन एंड थेरेपी एक साथ बच्चे का फंक्शनैलिटी काफ़ी बूस्ट होता है। सो एक अप्रोच, मतलब कोई सोलो अप्रोच नहीं है इसमें। विद द मेडिसिन, विद द थेरेपी ओनली विल बी एबल टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स विद द चाइल्ड। मतलब यही हुआ कि एक साथ दोनों चीजों को इंस्टॉल कर, यस, मतलब ब्रेन सेंटर को भी एक्टिवेट कर दिया, जिससे जो मसल का टाइटनेस या जो बॉडी के सेंसेस है वो भी एक्टिवेट हो गए, और उसी दौरान उसको वर्क करने का एक मेथोडोलॉजी भी मिल गया। ट्रू। तो इससे ये हो गया कि इंस्टॉलेशन भी होगा और एक्टिविटी भी शुरू हो गई। करेक्ट करेक्ट। उससे तो ये सिमिलरली ऑटिज्म में भी होता है कि अगर Yes. जो भी मेडिसिन आप ऑटिज्म के लिए देंगे, उसी एरिया पे हम भी काम करेंगे, सेंसरी इश्यूज को कम करेंगे, एंड इवेंचुअली बच्चे की स्पीच आ जाती है, बच्चा सोशली इंटरेक्ट करने लग जाता है। Fantastic. सो इट वर्क्स विद मेडिसिन एंड थेरेपी बोथ। सो इट्स नॉट जस्ट सीपी, इट कैन वर्क विद ऑटिज्म एंड ऑल और न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। सो डॉक्टर रश्मि, हमारे पास बहुत बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत जिद करता है हर चीज के लिए, और उसको एक चीज दे भी दो ना, फिर दूसरी चीज के लिए जिद करेगा। ये आप बताए
कि ये सही में कोई तकलीफ है या वो एक बिहेवियर का इशू है? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बहुत सारे पेरेंट्स को इस चीज़ से कंफ्यूजन है, सो आई वुड लाइक टू क्लियर दिस। यस। दो टाइप के टैंट्रम होते हैं, एक सेंसरी टैंट्रम होता है और एक बिहेवियर टैंट्रम होता है। Okay. ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे एग्जाम्पल नंबर ए पकड़ लिया। आप मार्केट में हो और एक बच्चा आपके साथ, मतलब आपका बच्चा आपके साथ चल रहा है और एकदम से वो आइसक्रीम की जिद करने लग जाता है। आप बोलते हो नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं दूंगी। चिल्लाना चालू, टैंट्रम चालू, हिटिंग चालू, सब चालू होगा, ठीक है। ये हो गया एक टैंट्रम। एक हो गया सिनेरियो नंबर बी। सिनेरियो नंबर बी में क्या हो रहा है, शादी का माहौल है, शायद से इनवाइट आया है, गए हैं फैमिली पूरा, सब 500 लोग है, लाइट्स है, म्यूजिक चल रहा है, बातें हो रही है, इधर उधर हर जगह से आवाजें आ रही है एकदम। बच्चा एकदम से रोना चालू करता है, करेक्ट। राइट। नाउ दिस इज सिनेरियो नंबर बी। डी। अभी सिनेरियो नंबर ए इज अ बिहेवियरल टैंट्रम। इसमें मुझे कोई चीज तुमने नहीं दी, डी। करेक्ट। तो अब मेरे को गुस्सा आ गया, अब मैं टैंट्रम करूँ। बट सिनेरियो नंबर बी में क्या हो रहा है कि वो लाइट्स, साउंड, इतने सारे लोग, गर्मी, ये सब चीजों से इतना बच्चा ओवरवेल्म हो गया है कि उसके सेंसरी सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज से मैं बाहर कैसे निकलूं, मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूं, बिकॉज मे बी ये आपको कहना है कि ही इज फीलिंग कंफ्यूज और ट्रैप्ड, यस, ओवर प्रेशराइज्ड। एब्सोल्युटली राइट। यस। तो वो जब होता है, दिस इज अ सेंसरी मेल्टडाउन एंड दिस इज अ बिहेवियरल मेल्टडाउन। परफेक्ट। तो जब बिहेवियरल मेल्टडाउन होता है तब हम बच्चे को सिर्फ समझा सकते हैं कि ओके, आइसक्रीम मैं अभी तो नहीं दूंगी तुम्हें, मे बी नेक्स्ट टाइम, या फिर एक तरीके से आपको बच्चे को इस सिनेरियो में से निकालना होगा, नॉट इन अ स्ट्रिक्ट वे, इन अ फर्मनेस एंड स्ट्रिक्टनेस में बहुत फर्क है, राइट। बट इन दिस सिनेरियो आपको बस बच्चे को कंफर्ट करना है। आपको बच्चों के साथ थोड़े सेंसरी डाइट प्लान्स होते हैं जो एक थेरेपिस्ट दे सकता है टू अ पेरेंट, कि आप उस टाइम पर क्या कर सकते हो। शायद हेडफोन्स पहना सकते हो बच्चों को, शायद मे बी एक टाइट हग दे सकते हो, थोड़ा सा ठंडा पानी पिला सकते हो, वट एवर इज नीडेड फॉर दैट स्पेसिफिक चाइल्ड। आप वो फॉर दैट मोमेंट। फॉर दैट मोमेंट, यस, ये एंड दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द थेरेपिस्ट कि आपके बच्चे को ये सूट हो सकता है, तो आप ये सब कर सकते हो करके, एंड देन इवेंचुअली वो टैंट्रम या मेल्टडाउन जो है वो काम डाउन हो सकता है उस टाइम। सो डॉक्टर रश्मि, पेरेंटिंग स्टाइल या घर का एनवायरनमेंट इस न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के ऊपर किस तरीके से असर डालता है? सो इट रियली डिपेंड्स। अगर आपके घर में एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है तो आपको थोड़ा सा पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज पे वर्क करना पड़ सकता है। ओके। अगर आपके पास एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे के साथ एक न्यूरोटिपिकल बच्चा भी है, तो दोनों सिबलिंग्स है, एक न्यूरोटिपिकल है, एक न्यूरो एटिपिकल है, उसमें भी पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत फर्क आ जाता है। यूजुअली पेरेंट्स हो सकता है कि न्यूरोटिपिकल बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है, उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये वाले बच्चे को निग्लेक्ट कर देते हैं, या फिर ये वाले बच्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और नॉर्मल वाले बच्चे को भी निग्लेक्ट कर देते हैं। दोनों के सिनेरियोज होते हैं जिसमें नो वन्स बेनिफिटिंग, तो हमें दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ जाता है। करेक्ट। ऑल्सो अगर एक सिंगल न्यूरोटिपिकल बच्चा है तो आपको आपके बच्चे के को लेके इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है। 10-10 डॉक्टर्स के पास जाके हर चीज़ हाइपर तरीके से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बच्चे के साथ सटल अप्रोच लेना है। 3-4 मेडिकल प्रोफेशनल्स जो आपके ट्रस्ट ट्रस्टवर्दी 3-4 मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ काम कीजिए, एंड प्लस फर्म बाउंड्रीज रखिए बच्चे के साथ। फर्म बाउंड्रीज मतलब कि आप अपने बच्चे के साथ जिस तरीके से भी रहते हैं, उससे आपके फैमिली मेंबर्स, जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा आपको बोलता है कि उन्हें आइसक्रीम चाहिए और आप बोलते हो कि नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं दूंगी बिकॉज मे बी शुगर आपको नहीं देना है आपके बच्चे को, तो बाहर के लोग या फिर दादा दादी ये नहीं बोल सकते कि नहीं, क्या हो गया अगर हमने बच्चे को आइसक्रीम ना दी या कुछ। तो ये हमें फर्म बाउंड्रीज रखना जरूरी है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, इसका पेरेंटिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं जिस तरीके से करना चाहूँ वो उस तरीके से मैं करूँगी, राइट। एंड बिकॉज ओनली यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। आपको कोई भी बाहर से आके आपको कहेगा कि नहीं, छोटा है, कर देते हैं, हमें जो करना है, मतलब लाड से, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच फॉर योर चाइल्ड। मतलब आपका कहना ये है, एज अ थेरेपिस्ट जो आप
गाइडेंस देंगे, जो उनको एक प्रोटोकॉल देंगे। इन शॉर्ट एक पेरेंट एजुकेशन होगा, एक किड एजुकेशन होगा। इसको आप एक फॉर्मेट में रखेंगे ताकि कोई और नई चीजें उसकी तकलीफ को बढ़ाए ना, और जो सिचुएशन से वो गुजर है उसको वो कम करके एक नॉर्मल वे में भी आ सकता है। Right. Yes, okay. Now the very important and golden question, Mm-hmm. because nowadays screen time, whether it is a kids or whether it is a elderly people or whether it is adult or whether it is a professional, I think everybody has a very high screen time. Like they do not want the food, but they want the internet and power backup with the mobile. So what's your pinpoint approach on it? no screen time. Simple. No screen time. Till 0 to 7 years, no screen time. For children, we cannot. The brain is very immature at that time. Screen has very powerful rays, जिसकी वजह से बच्चे का ब्रेन काफी हद तक डैमेज हो सकता है. So we cannot give screen time to children. Baseline. मैं इसके आगे कुछ बोलना ही नहीं चाहती. मतलब यू मीन टू से फॉलो द ट्रेडिशनल वेज, जैसे कि हमने आपने कभी स्क्रीन टाइम नहीं देखा था, तो इसका मतलब आज हम प्रोफेशनल नहीं बने ऐसा तो मतलब हुआ नहीं। मतलब ये जरूर नहीं कि 1st to 7 में वो प्रोफेशनल बनेगा, Correct. और उसके लिए सभी इंफॉर्मेशन उसको 1st to 7 ही मिलनी चाहिए। सो बेटर दिस इज द राइट जजमेंट दे पास। वेरी सिंपल आंसर फॉर दिस ह्यूज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नो स्क्रीन टाइम। अब कुछ पेशेंट्स का ये कहना है या पेरेंट्स का कहना है कि हमारा टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है, तो फिर उस हिसाब से ही तो फिर थोड़ा देखा तो क्या होता है, या थोड़ा टीवी देख लिया, कार्टून देख लिया तो क्या होता है, हम ज्यादा तो कुछ नहीं खिलाते, थोड़े जेली चॉकलेट खा लिए तो क्या होता है, या कुछ नहीं तो वो फिर थोड़ा सा बच्चा थोड़ा आइसक्रीम ही तो खाता है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे को? इट्स अ सिंपल नो, नहीं कर सकते ये सब, बिकॉज उस टाइम पर के आप अगर स्टैट्स देखोगे, उस टाइम के स्टैटिस्टिक्स में सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज, ऑटिज्म काफ़ी कम भी था, बिकॉज हमारे टाइम पर इतना सारा वैरायटी ऑफ स्वीट फूड नहीं था. हमारे टाइम पे हम वॉफल्स आइसक्रीम इतना नहीं खाते थे, राइट? उस टाइम पर कंप्यूटर या स्क्रीन इतना एक्सपोजर नहीं था. अब ऐसा है कि घर घर में फ़ोन है, हर किसी के पास एक पर्सनल फ़ोन है, because of which screen time has increased. अरे अभी तो बच्चों के पास भी अपना फोन है। करेक्ट. एंड उसकी वजह से ही ऑटिज्म के स्टैट्स भी काफी हद तक बढ़े हैं. हाँ, स्क्रीन एंड ऑटिज्म का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है कि स्क्रीन से ही ऑटिज्म हो रहा है, बिल्कुल सर। बट एक कोरिलेशन डेफिनेटली है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन देख रहे हैं उनको वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है. Yes. सो आई थिंक वी हैव टू अवॉइड इट. एंड प्लस छोटे मोटे टिप्स मैं देना चाहूंगी कि आप क्या कर सकते हो घर पे विद योर किड्स. पिक्चर बुक्स आते हैं अमेजोन पे, या फिर कोई भी साइट टॉय स्टोर्स में पिक्चर बुक्स आते हैं विच आर वेरी अडिक्टिव फॉर चिल्ड्रन. गुड प्लेफुल कलर्स होते हैं उनमें, ब्राइट, दे आर मेड ऑफ क्लॉथ, ऐसे उसमें मेक बिलीव हाउसेज होते हैं, एनिमल्स होते हैं. तो वो वाले गेम्स बुक आप ले सकते हो, आप वो सारे बुक्स ले सकते हो, मॉन्टेसरी टॉयज ले सकते हो, और क्रिएटिव क्राफ्ट जैसे क्रिएटिव क्राफ्ट वाले आप टॉयज ले सकते हो. दोज टॉयज आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट. उससे पूरा स्क्रीन फ्री प्ले प्रमोट होता है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, बच्चा आते ही फोन सारे फ्रिज के ऊपर रख दीजिए. उस बच्चे के सामने स्क्रीन बिल्कुल यूज नहीं करना. अगर आप बच्चे के सामने स्क्रीन यूज करोगे, बच्चा मोटिवेट होगा स्क्रीन यूज करने. परफेक्ट। सो एज पेरेंट्स यू हैव टू टेक दिस एफर्ट एटलीस्ट टिल द चाइल्ड इज 7 years old. 7 के बाद इट्स एब्सोल्युटली सेफ टू यूज स्क्रीन. मतलब आपके कहने के हिसाब से जो चीजों की आदत लगानी नहीं वो चीज दिखानी ही नहीं, यस. दिखेगी नहीं तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो मांगेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं तो यूज करने का सवाल ही पैदा नहीं। करेक्ट. एंड दे हैव देयर फुल लाइफ टू यूज स्क्रीन, सो व्हाई नाउ? Absolutely. Means you mean to say कि इस टाइम पे यूज नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम यूज करने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो लाइफ इज देयर टू यूटिलाइज इट, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू यूज इट। दोस्तों, यही एक इम्पॉर्टेंट बात है, जरूरत किस चीज की है और वो कब है, ये अगर हम सही से समझते हैं तो हम हर चीज का यूज भी कर सकते हैं और उससे हम बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि बच्चा आज ही पैदा हो जाए तो आज ही आइंस्टाइन बन जाए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि बहुत मायने में जरूरी है। हर घर में, हर पेरेंट्स को, हर जगह इस बात का अमल होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक और दूसरा सवाल था कि जैसे बहुत बार है ना, आपने भी ये
आपके प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे को बॉल है या एप्पल है, उसको डिफरेंशिएट करने को नहीं है, या या फिर बच्चा चलने को लेट चालू हो रहा है, राइट या बच्चा बोलने को लेट चालू हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स क्या बोल रहे, मेरी मासी ने ऐसा कहा था कि तू भी लेट चली थी तो ये भी लेट चलेगा, तू भी लेट बोली तो ये भी लेट बोलेगा, और तुम ये भी इसको समझ में लेट ही आएगा। नहीं तो क्या आप इसके ऊपर बता सकते हो कि ये एक मेडिकल कंडीशन है और यहाँ पे अटेंशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट और लास्ट जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता। ये मिथ्स है। ये आप आपके एक्सपीरियंस से क्लिनिकल, आप रोज पीडियाट्रिक पेशेंट्स देखते हैं और आपका उस पर जो अनुभव है वो बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूंगा आप इस पे क्लियरिटी से बता। यस ऑनेस्टली 200-250 बच्चे देखने के बाद मैं आपको बता रही हूँ सर, 100 बच्चों ने, कम से कम 100 पेरेंट्स मेरे पास आके ये बोला है कि मैम ये तो ऐसे हो गया था कि इसकी मासी ने भी लेट बात की थी, तो मुझे लगा पता नहीं 2 साल तक बात नहीं किया, तो हमने सोचा 2 साल तक सब नॉर्मल, फिर जब 3 साल का हुआ, फिर जब 4 साल का हुआ, तो लगा दूसरे बच्चों के जैसे नहीं कर रहा है। तो ये मैं समझ नहीं पाती हूँ कि हेजिटेशन क्या है, एक थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने का हेजिटेशन क्या है। बहुत सही। अगर आप एक नॉर्मल कंसल्टेशन ले लेते हो, इट्स जस्ट कि हम आपके साथ बैठ के कुछ बातचीत करेंगे, आपके बच्चे को थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम है या नहीं है। आप अपने पूरी लाइफ के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे कि आप सिर्फ एक कंसल्टेशन ले लो। और अगर जल्दी हमें रेड फ्लैग्स पता चल जाते हैं कि हाँ अटेंशन नहीं है, स्पीच डिले है, और ये सब चीजें अगर पता चल जाती है तो हम इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं, एंड जितना जल्दी हम एक्शन लेंगे उतना जल्दी बच्चा बाहर निकलेगा इस। बहुत सही। मतलब ये जो आपने बीच में जो कैंप किया था आपके इधर, या हाँ, जो कि 3 मंथ से लेके 18 ईयर्स तक के सबके लिए था, राइट, तो यही आपका उसके पीछे का अप्रोच यस यस कि यस, देखिए, ट्रीटमेंट या थेरेपी इससे बेटर है पहले आप समझ लो कि आप किस सिचुएशन में से एज अ बीइंग पेरेंट और एज अ पर्सन वो बच्चा किस में से गुजर रहा है, ट्रू 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 ताकि फिर उसके ऊपर बाद में चर्चा की जाए। ट्रू। और आपके कहने का मतलब ये भी है कि एजम्पशंस या फॉल्स बिलीफ या कोई कह रहा है, इससे बेहतर ये बात है लेट्स मीट वंस, अंडरस्टैंड, हैव अ डिस्कशन। फिर अगर आपको ऐसा फिर भी लगता है, देन वी विल हैव द मेनी अदर टेक्निक्स टू सी टू इट वेदर इट इज डिसीज और वेदर इट इज अ कंडीशन, वेदर इट इज अ नीड और नॉट। लेकिन अपने लेवल पे ना डायग्नोस करें, क्लिनिकल लेवल पे स्पेशलिस्ट, थेरेपिस्ट, फिजिशियंस, इनसे संपर्क करें, तभी तो आपके बच्चे की जिंदगी एक खुशहाल, पॉजिटिव, एनर्जेटिक, एक्टिव, प्लेफुल एंड इम्प्रूविंग एज पर द टाइम एंड एज डिमांड रही। तो यही हमारा इस पॉडकास्ट का मोटिव है कि जैसे डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक फिजिकल मूवमेंट, एक इस तरीके से एक मिशन क्रिएट उन्होंने किया है। उनके जो यूनिट है उसका नाम भी है माय सेंसरी पार्क। इटसेल्फ इंडिकेट कि विजन पूरा क्लियर है कि हम आपके साथ है, आपके बच्चे के साथ है, उसके माइंड, बॉडी एंड फिजिकल डेवलपमेंट में। द सेम वे बीइंग अ होम्योपैथ वी हैव एक्सपीरियंस ऑल अबाउट दिस। और हमने डॉक्टर साहब के जितने पेशेंट्स जो मेरे पास आए हैं, उनके अंदर हमने उन चेंजेस को नोटिस किया है। उनका जो डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए था उसमें कितना स्पीड मिला है, ये भी हमने नोटिस किया है। सो हियर वी कैन से विद द होम्योपैथी एंड द माय सेंसरी पार्क therapy and the way they are addressing and attending each and every case is they are definitely getting a very good life with positive outcome. So this integrative approach will definitely help to your kid to improve and develop well. So यही हमारी कोशिश है कि अब तक हम इसी तरीके से, हम किस तरीके से काम करते हैं, डॉक्टर रश्मि किस तरीके से वर्क करते हैं, डॉक्टर शैलेश संचेती का इन सब कंडीशन पे क्या रोल है, ये आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास था। आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो
तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।